तो कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत जो पढ़ाया था, जयशंकर प्रसाद का अंतरा भाग 2 का पाठ मैंने पढ़ाया था, वो उनके आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कवि कि प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठती है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वह कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। अब मेरे पास अभिलाषाएं बची ही नहीं। अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, परंतु आज उसके पास ये शेष नहीं रहा है। यानी देवसेना क्या कह रही है कि मैंने अपने पूरे जीवन का जो प्रेम संजोए रखा था, उस प्रेम को मैंने आज लुटा दिया है। वो प्रेम संचार, उत्साह और प्रेम संचार मेरे में नहीं रहा है, तो अब मेरे पास शेष कुछ भी नहीं बचा है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? पहला जो प्रश्न मैंने पढ़ाया है ये बोर्ड में पूछा गया है, याद कर लेना। दूसरा, कवि आशा को बावली क्यों कहता है? यानी आशा बहुत बलवती होती है। आशा बहुत क्या होती है? बलवती होती है, शक्तिशाली होती है, परंतु इसके साथ ही वह बावली भी होती है। यानी ज़्यादा आशाएं व्यक्ति लगाए रखता है तो वह पागल भी हो जाता है। आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली ही होती है, क्योंकि व्यक्ति जो किसी के प्रेम वंश में दीवाना हो जाता है तो वो उसी में पागल सा बन जाता है। अगर उसका प्रेम उसे नहीं मिलता है तो वो बावला हो ही जाता है, उसकी आशाएं पागल सी हो जाती है। वह जिसे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर भी उसका प्रेम उसे प्रेम करे या न करे, वह आशा के सारे सपनों में तैरता रहता है। यही कारण है कि आशा बावली होती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मैंने निष्दुर्लभ होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्लभ, यानी जो ये दुर्लभ शब्द आया है, ये दुर्लभ पर पद, बल और हाड़ी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। ये व्यंग्य तरह से है, तो इसका व्यंजना जहाँ व्यंग्य से वाक्य जहाँ कहा जाता है वहाँ व्यंजना होता है। दुर्लभ पद बल देवसेना के बल की सीमा का ज्ञान कराता है। अर्थात देवसेना अपने बल की सीमा को बहुत भली प्रकार से जानती है। उसे पता है कि वह बहुत दुर्लभ है, इसके बाद भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। होड़ लगाई पंक्ति में निहित व्यंजना देवसेना की लगन को दर्शाता है। देवसेना भली प्रकार से जानती है कि प्रेम में उसे हार ही प्राप्त होगी, परंतु इसके बाद भी वह पूरी लगन के साथ प्रलय यानी हार का सामना करती रहती है और वह हार नहीं मानती है। प्रश्न नंबर 4 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखो कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक नंदी श्रुति में किसने यह वियाग की तान उठाई। मेरी करुणा हा हा खाती विश्व ने संभलेगी ये मुझसे, इसमें मन की लाज गंवाई। ये पंक्तियां हैं जो हम पढ़ के आए हैं, इनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। इस काव्य की विशेषता है कि इसमें स्मृति बिंब बिखरा पड़ा है। काव्य सौंदर्य क्या होता है कि उसमें कौन सा बिंब है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, ये हमें देखना पड़ता है। तो स्मृति बिंब बिखरा पड़ा है, यानी याद आस्त का बिंब है वो बिखरा पड़ा है। देवसेना स्मृति में डूबी हुई है, यानी स्कंदगुप्त की याद में डूबी हुई। उसे वे दिन
स्मरण आते हैं जब उसने प्रेम को पाने के लिए अथक प्रयास किया था, परंतु वह असफल रही। अब उसे अचानक उसी प्रेम का स्वर सुनाई पड़ रहा है। यह उसे चौंका देता है। विहाग राग का उल्लेख किया गया है यहाँ पे, यानी किसी ने कोई उसको एक विहाग राग सुनाई है कि जैसे वह ही प्रेम उसके द्वार पर उसका दरवाज़ा खटखटा रहा है। इसे आधी रात में गाया जाता है। विहाग राग क्या होती है? एक आधी रात में गाया जाने वाला गीत है। स्वप्न को कवि ने श्रम रूप में कहकर गहरी व्यंजना व्यक्त की है। व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें कि गहरी व्यंजना व्यक्त की है कि स्वप्न को मानवीय रूप में दर्शाया गया है। गहन विपिन एवं तरु छाया में समास शब्द है। गहन विपिन व तरु छाया में समास शब्द है। इन पंक्तियों के माध्यम में देवसेना की असीम वेदना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस काव्यांश की विशेषता है कि इसमें देवसेना की निराशा से युक्त हतोत्साहित मनोस्थिति का पता चलता है। स्कंदगुप्त का प्रेम वेदना बनकर उसे प्रताड़ित कर रहा है। हा हा शब्द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ होता है वो एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि देवसेना की हार या निराशा के कारण क्या कारण है? देवसेना के हार या निराशा के क्या कारण है? यानी देवसेना का गीत कविता में देवसेना की निराशा के कारणों का पर प्रकाश डाला गया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2015 में सीबीएसई में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देवसेना की निराशा के कई कारण हैं, जिनमें दो कारण मुख्य है। प्रथम तो हुणों के आक्रमण के कारण उसके भाई बंधु वर्मा एवं परिवार के सदस्यों को वीरगति प्राप्त हुई है और जीवन भर वह अकेली रहकर उसे संघर्ष करना पड़ा है। और दूसरा कारण है वह था कि वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु उसे स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वह विजय से प्रेम करता था। यानी दूसरी विजया एक नाम की लड़की थी, उससे वह प्रेम करता था। तो जब स्कंदगुप्त ने उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा तब वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी थी। कौन? देवसेना। तो ये निराशा के उसके कारण है। तो यहाँ सम्राट स्कंदगुप्त से राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी और उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु उसे पाने में उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। यह उसके लिए घोर निराशा का कारण था। वह इस संसार में बंधु बांधों रहित हो गई थी। पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे देवसेना के, तथा भाई भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी और उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं की। तो ये हार के कारण थे उसके। अब कार्नेलिया का गीत है, उसमें हम देखते हैं कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। इन्हें कार्नेलिया के गीत में व्यक्त प्रकृति के चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न है, तो ये हम देखते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है सीबीएसई 2016 में, 2018 में, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप याद कर लेना। प्रसाद जी ने भारत की विशेषताओं को और संकेत किया है। यानी गीत में प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरणें जब भारत की भूमि पर पड़ती है तब प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। उस समय प्रकृति मधुमेह दिखाई देती है। यहाँ दूर देशों से आने वाले व्यक्तियों की आश्रय मिलता है। यह देश सभी की शरण स्थली है। यहाँ के मनुष्य दयावान और करुणावान हैं तथा सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यहाँ के लोग सभी को सुख पहुँचाने वाले हैं। भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रूप, रंग, आचार, विचार एवं धर्म वाले प्राणियों के साथ समान का व्यवहार किया गया जाता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में भारत की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। तो इनका हम पॉइंट वाइज में देखते हैं कि भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्तियों को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और आदित्य है। यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति भावनाओं से भरे हुए हैं और भारत की संस्कृति महान है।
इस प्रकार ये पॉइंट बना करके आप इसका सारांश भी नीचे लिख सकते हो। हर पॉइंट के नीचे आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये व्याख्या बताई है और इसका उत्तर अच्छी तरह से बता भी दिया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि उड़ते खग बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित हुआ है। यानी उड़ते खग, ये पंक्ति हम पढ़ के आए हैं कि उड़ते खग एक माध्यम है जिसके द्वारा ये विशेष अर्थ व्यंजित होता है कि भारत शरण में आए हुए सभी लोगों की शरण स्थली है कि भारत में जो भी आते हैं वो उनके लिए एक शरण स्थली है उस लोगों के लिए। यहाँ रंग रूप आकार सभ्यता संस्कृति भाषा वेशभूषा आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेता है वह हमारा देश भारत है, अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है, शरणस्थली है भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की विशेषता है। बरसाती आंखों के बादल पंक्ति के विशेष अर्थ व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं और वह दुख आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए कि इसमें काव्य क्या है, अलंकार कौन सा है, शब्दशक्ति कौन सी है, ये चीज़ यहाँ पे हमें बतानी है। काव्य सौंदर्य का और भाव सौंदर्य, कला पक्ष और भाव पक्ष दो होते हैं कविता में। तो इस पंक्ति में उस समय का वर्णन है जब प्रातःकाल सूर्य निकलता है, आकाश में लालिमा व्याप्त हो जाती है और उसकी सुनहरी किरणों और भी बिखर जाती है। रात भर चमकने वाले तारे धीरे धीरे छिपने लगते हैं। इस प्रकार चित्रित किया है कि मानो उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबोकर जीव में सुख बिखेर देती है, छारे छाने लगे। यानी रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। और कला पक्ष करेंगे तो भाषा प्रसाद गुण युक्त है, यानी प्रस्तुत काव्यांश में उषा का मानवीकरण, उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। एक मानवीकरण एक अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार आपने पढ़ा ही होगा कि जहाँ प्रकृति में मनुष्य जैसी भावनाएं चित्रित होती है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो उषा रूपी सुंदरी यानी प्रातःकाल जब उषा होती है, प्रातःकाल का सवेरा होता है तो उसको एक सुंदरी का रूप दे दिया है वहाँ पे है। तो मानवीकरण यहाँ अलंकार हुआ है। मानवीकरण उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इस पंक्ति में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरी घड़े से आकर आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में लुढ़का जाती है। यानी सांग रूपक अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया। तारे उगने लगते हैं, भाव यह है कि चारों तरफ भोर हो चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही है। तारे छुप गए हैं, यानी लोगों को उठने के लिए सूर्य की किरणें कह रही है, तारे अंदर छुप गए। उस हद से तारे का मानवीकरण अलंकार के कारण मानवीय अलंकार है। काव्यांश में गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात यहाँ गाया जा सकता है, गेय शैली है। जब जगकर में अनुप्रास अलंकार है, हेम कुंभ में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार मैंने आपको बताया है, हेम कुंभ में कौन सा है, रूपक अलंकार, और मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि इस पंक्ति में भारतीय संस्कृति का वर्णन है। भारतवासियों का हृदय बड़ा विशाल है। इस देश में जो भी आता है उसे शरण दी जाती है। रंग रूप वेशभूषा आदि की सभ्यता संस्कृति का आकार किसी भी आधार पर भेद नहीं किया जाता। अनजान लोगों को भी आश्रय प्राप्त होता है। इस भारत देश में पक्षी भी इसी देश में आकर अपना घोंसला बनाते हैं। तो इस बात की चर्चा यहाँ पे की गई है। इसका तात्पर्य है कि भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है, जिनका कोई आश्रय नहीं होता। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर पक्षियों को ही आश्रय नहीं दिया जाता, बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी आश्रय दिया जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि प्रसाद शब्दों के सटीक प्रयोग से भावाभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल है। यानी जयशंकर प्रसाद है वो शब्दों के माध्यम से
अपने भावों को कैसे व्यक्त करते हैं और कैसे मार्मिक बनाते हैं, उन्हें कविता में उदाहरण देकर समझाइए। इन्हीं इस प्रकृति में चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रसाद छायावादी कवि थे, छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। अपने काव्य में प्रकृति का छायावादी शैली में वर्णन किया है उन्होंने प्रकृति को नित्य नए सुंदर प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कार्नेलिया का गीत में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का चित्रांकन यहाँ हुआ है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। सूर्योदय के समय सरोवर में खिले कमलों पर पेड़ों की शाखाओं में छनकर आती किरणें सरोवर के जल पर पड़कर नाचती सी प्रतीत होती है। रंग बिरंगे पंखों वाली पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। दूर से आने वाली किरणें किनारों से टकराती है। उषा बेला में बाल सूर्य अपना हाथ बिखेरता है और तारे धीरे धीरे छिपने लगते हैं। इन्हें प्रसाद जी शब्दों के माध्यम से अपने भावों की व्यक्ति को बड़े ही मार्मिक बना देते हैं। वह शब्दों के साथ इस तरह खेलते हैं मानो कोई कठपुतली को धागे में पिरोकर नचा रहा हो। उनकी भावाव्यक्ति इतनी मार्मिक होती है कि हृदय द्रवित हो उठता है। तो उदाहरण यहाँ देखते हैं कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मदकरियों की भीख लुटाई, लगी सतृष्णा दीठी थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मैंने आशा हा बावली, तूने खोदी सकल कमाई। यानी इसका सारांश हम पढ़ के आए हैं। इसी तरह तीसरी पंक्ति में भी लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्वास संभलेगी नहीं, विश्व संभलेगी नहीं है मुझसे, इससे मन की लाज बनी। यानी कवि ने इन पंक्तियों में देवसेना के हृदय के भावों को बड़ी मार्मिकता से उभारा है। इससे देवसेना के अंदर व्याप्त वेदना और दुख का पता चलता है। छठा प्रश्न देखते हैं, कविता में व्यक्त प्राकृतिक चित्रों को अपने शब्दों में। प्राकृतिक चित्रों के अपने शब्दों में मैंने अभी आपको बताया है कि प्रसाद जी के अनुसार भारत देश बहुत सुंदर और प्यारा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ सूर्योदय का दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। सूर्य के प्रकाश में सरोवर में खिले कमल तथा वृक्षों का सौंदर्य मन को भर लेता है। ऐसा लगता है मानो यह प्रकाश कमल पत्तों पर तथा वृक्षों की चोटियों पर क्रीड़ा कर रहा हो। भोर के समय सूर्य के उदित होने के कारण चारों ओर फैली लालिमा बहुत मंगलकारी होती है। मल्य पर्वत की शीतल वायु का सहारा पाकर अपने छोटे पंखों से उड़ने वाले पक्षी आकाश में सुंदर इंद्रधनुष का सा जादू उत्पन्न करते हैं। सूर्य सोने के कुंभ के समान आकाश में सुशोभित होता है। उसकी किरणें लोगों में आलस्य निकालकर सुख बिखेर देती हैं। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न जो मैंने कराए हैं। बहुत बार पूछे गए हैं, हर बार ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो याद कर लेना।